गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर टर्म। देखो टॉपिक क्या है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर टर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ को कैसे निकाला जाता है, उसका रिजल्ट क्या फाइंड होता है वो हमें फाइंड करना है। इससे पहले मैंने आपको कूलॉम्स लॉ पढ़ाया था ना, उसी का वेक्टर टर्म निकालना है। तो कूलॉम्स लॉ पढ़ाने से पहले एक टॉपिक छोटा सा छूट गया था, कौन सा था वो, रिलेटिव परमिटिविटी है ना। वहां से भी बच्चों क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो आज तो क्लियर करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, फिर कूलॉम्स लॉ का वेक्टर टर्म पढ़ते हैं। रिलेटिव परमेबिलिटी परमेबिलिटी या फिर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो बच्चों डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, पहले मैं आपको फॉर्मूलेसिस को एक्सप्लेन करता हूं कि ई आर जो है वो होती है ई अपॉन ई डॉट। ठीक है, ई आर तो आपकी क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, ई आपकी क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ई नोट आपकी क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम। तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या दूं कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम तथा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के रेशियो को क्या बोला जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है। ठीक है, देखो बच्चों ये भी सेम परमेबिलिटी है, ये भी परमेबिलिटी, तो दोनों का रेशियो सेम यूनिट होगी दोनों की। तो जो ई आर होती है वो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब मैं बात करता हूं बच्चों की ये डेली लाइफ में क्या काम आती है ई आर, है ना। देखो ई आर को हम के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ई आर और के दोनों एक ही बात है, ये रिलेटिव परमिटिविटी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अलग अलग मटेरियल अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग इनकी वैल्यूज होती है। यदि मैं बात करूं वैक्यूम की, वैक्यूम इसके लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। यदि मैं बात करूं एयर की, इसके लिए होती है 1.00 समथिंग, तो हम इसको मेजर 1 ही करते हैं। ठीक है, तो इट मींस मैं क्या कहना चाहता हूं कि वैक्यूम और एयर की जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 1 ही होता है। यदि किसी मेटल के अंदर यदि वो पड़े हैं क्या, चार्ज पड़े हैं, मेटल कुछ कोई भी मेटल हो तो उसके लिए इंफिनिटी होगा। ठीक है, उसके बाद यदि मैं प्योर वाटर की बात करूं, प्योर वाटर के लिए होता है 81, और कई कई बुक में आपको 80 भी मिलता है। ठीक है, वो कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। यदि मैं बात करूं ग्लास की, ग्लास के लिए होता है 5 to 10 के बीच में। यदि मैं बात करूं माइका की तो इसके लिए होता है 3 to 6 के बीच में। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी होगी बच्चों, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है यहाँ से। कोई भी मेटल आए, चाहे सोना चांदी तांबा, ठीक है, कुछ भी आपको इंफिनिटी करना है यार की वैल्यू। यार क्या है, के ही होता है। दो नाम है इसके, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इंसुलेटर जो प्रोडक्ट पार्टिकल्स है उनको क्या बोला जाता है, डाइइलेक्ट्रिक। तो कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। डाइइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, इंसुलेटर। ठीक है, और जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज किस प्रकार होती है, वैक्यूम के लिए वो 1 होता है, एयर के लिए 1 पॉइंट समथिंग होता है, मेटल के लिए इंफिनिटी होता है, वाटर के लिए 81 होता है, ग्लास के लिए 5 to 10 होता है, और माइका के लिए 3 to 6 होता है। उसके बाद देखो बच्चों, यदि मान लो कि दो चार्ज है, ये चार्ज आपका Q1 है, ये चार्ज आपका Q2 है, दोनों r डिस्टेंस के ऊपर पड़े हैं। ठीक है, किस में पड़े हैं, वैक्यूम में पड़े हैं, वैक्यूम में। ओके, तो यहां पर जो फोर्स होगा F, माना कि वो 1 न्यूटन है, मैंने लेट कर दिया, वो 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। उसी प्रकार मैंने वही दो चार्ज लिए सेम मैग्नीट्यूड के, Q1 Q2, और सेम डिस्टेंस के ऊपर पड़े हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे मैटर है, वो मटेरियल है, जो हमारा मीडियम है, वो क्या है, वाटर, वो वाटर है। तो हमारा फोर्स कितना होगा, 1/2
81। ठीक है, किसी भी मटेरियल्स के अंदर पड़े हो किस प्रकार निकालेंगे इसको, देखो प्रूफ बता देता हूं मैं। 1/81 कैसे आएगा ना, देखो यदि दो चार्जेस पड़े हैं Q1 Q2, ठीक है, और एयर के अंदर पड़े हैं वैक्यूम के अंदर पड़े हैं, ठीक है, तो जो F होगा वो क्या होगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय, यार इसको हमने कूलम्ब्स लॉ के अंदर पढ़ा है ना, तो F इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इनटू Q2 डिवाइड बाय आपका r²। अब ये तो फर्स्ट केस था। दूसरा केस में ये बोल रहा हूं कि वो अदर मीडियम में पड़ा है और उसके लिए F क्या होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज का डिस्टेंस सेम है, लेकिन वो अदर मीडियम में पड़ा है तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, ये किसी मीडियम की परमिटिविटी है, ये आपका Q1 Q2 डिवाइड बाई r², यहाँ मैंने कर दिया मीडियम के लिए। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। एक में दो का डिवाइड लगा दो बच्चों, कितना आएगा F/Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इनटू Q2 डिवाइड बाय r² डिवाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इनटू Q2 डिवाइड बाय r²। देखो कैंसिल आउट ईच अदर, 1/4 पाई से 1/4 पाई गया, कितना बचेगा यहां से, कितना बचेगा बच्चों, देखो F/Fm, जो क्वांटिटी नीचे होती है वो ऊपर जाती है, बीच वाली क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होती है, यही तो आएगा, ठीक है। इसको मैंने क्या बोला बच्चों, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इनके रेशियो को क्या बोला जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है K। तो यहीं से तो आया था, जो हमारा एक्चुअल फोर्स था उसमें मीडियम के फोर्स का डिवाइड लगा दो या फिर एप्सिलॉन का डिवाइड लगा दो, ठीक है, एक ही बात है ना। वो मीडियम के लिए कितना था, क्योंकि मैं यहां से ये लिख सकता हूं ना F/E बराबर Fm/एप्सिलॉन m इज इक्वल टू ER या फिर K। देखो बच्चों इस K में और कूलम्ब्स लॉ में जो K आता है दोनों में डिफरेंट है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, ये K छोटा लिखा जाएगा, ये K बड़ा लिखा जाएगा, इस प्रकार, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, दोनों एक ही चैप्टर में आएंगे, एक ही टॉपिक में आएंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद देखो बच्चों जो हमारा टॉपिक क्या था, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर टर्म, है ना, वेक्टर फॉर्म भी आ सकता है, वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। देखो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा कि वो पार्टिकल है कहां, है ना। ये तो आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन पॉइंट O। मैंने लेट कर लिया कि यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है Q1, दूसरा चार्ज पड़ा है आपका Q2। बच्चों आप सभी को पता है जब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाता है तो अब उसको हम क्या लिखते हैं F21, क्योंकि 2 के ऊपर लग रहा है और कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, दैट्स क्लियर। अब Q2 भी इस पे फोर्स लगाएगा, Q2 जब इस पे फोर्स लगाता है तो उसको लिखते हैं F12, इट मींस 1 पे फोर्स लग रहा है और लगा कौन रहा है, Q2 लगा रहा है। इसका पोजीशन कितना है, ओरिजिन से R1, इसका पोजीशन है ओरिजिन से R2। तो मेरे पास बच्चों ये डिस्टेंस कितनी आएगी, मैं इसको R21 बोल लूं तो मेरे पास आएगी R2 माइनस R1। ये तो लिखते हैं 11th क्लास में पढ़े थे, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, डेल x कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये तो काम करते आए थे हम। उसके बाद देखो बच्चों ये F21 है तो इसका पोजीशन वेक्टर भी R21 होगा, ये F12 है तो इसका पोजीशन वेक्टर भी R12 होगा। ओके, ये तो आपका कंप्लीट डायग्राम। अब मैं बात करता हूं कि जो फोर्स है उसका वेक्टर टर्म निकालेंगे ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स
Q2 पर लगने वाला फोर्स Q1 के कारण कितना है बच्चों, F21। लेकिन कूलम्ब्स लॉ तो यही बोलता है कि K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, लेकिन यहाँ R कितना बच्चों, R21 का स्क्वायर। ओके, वेक्टर टर्म्स निकाल रहे हैं तो यहाँ कितना हो रहेगा, R21 का केप भी आएगा। ओके, R21 कितना है बच्चों, R2 माइनस R1, इसको एक बना दो, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो बच्चों, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, R21 ही रहने दो ऐसा का ऐसा एज इट इज। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सिमिलरली आपको क्या करना है, सिमिलरली आपको ड्यू टू Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स फाइंड करना है ना। तो सेम आएगा बट उसका जो पोजीशन होगा वही तो चेंज होगा। यदि मैं F12 की बात करूं तो K Q1 Q2 केवल नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा R12 का स्क्वायर इंटू R12 का केप। ओके, अब बच्चों R12 क्या होगा, R12 होगा R1 माइनस R2। तो ये वैल्यू हम यहां रखेंगे। देखो मैं इसको यहां सोल्व कर रहा हूं ना डायग्राम मिटा के। देखो बच्चों इसके बाद है ना यहाँ पे है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई, इसको 3 बना दो बच्चों ना, और इसको 4 बना दो। तो हमारा निकल के क्या आएगा, कितना लिखूं मैं, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इंटू R12 का केप, यही तो आएगा। यदि बच्चों मैं यहां से नेगेटिव चिन्ह कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, Q1 Q2 डिवाइड बाई -1 में कॉमन लूंगा तो स्क्वायर साथ में आएगा, तो -1 का स्क्वायर। जब मैंने -1 कॉमन लिया तो जो प्लस वाला होगा पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं कितना लिखूं, R2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू R12 का केप। इसकी वैल्यू तो बच्चों 1 हो ही गई। तो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इंटू R12 की केप। ठीक है, देखो बच्चों दोनों की जो पोजीशन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। यदि एक इधर है तो दूसरा इधर है, इट मींस मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों कि R12 का केफ बराबर होगा माइनस का R21 का केफ। कहने का मतलब ये कि वो दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट उनकी जो नेचर है वो अपोजिट है। तो यदि ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, F12 बराबर K Q1 Q2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, और मैं R12 को क्या लिख दूं, माइनस का R21 का केफ। ये नेगेटिव साइन मैंने यहां लगा दिया। अब ये देखो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर देखो सेम है क्या, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 बना दो। तो क्या क्या लिखूं बच्चों मैं कि कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 5, जब 2 और 5 की हम कंपेयर करेंगे तो देखो इतना वैल्यू तो दोनों के अंदर सेम है, ये रहा इसमें, है ना। तो क्या आएगा मेरे पास, पूरा वैल्यू सेम है, केवल नेगेटिव साइन का चेंजमेंट है। तो मेरे पास आएगा F12 इज इक्वल टू माइनस का F21। ये आपका क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, देखो बच्चों ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था, मोशन का थर्ड लॉ क्या होता था, एक्शन रिएक्शन लॉ। इट मींस प्रत्येक एक्शन के अपोजिट इंटर रिएक्शंस होता है। जैसे मान लो कि इसका मैंने एग्जांपल आपको 11th क्लास में ये भी बताया था कि जब भी हम चलते हैं, है ना, तब मान लो हमें आगे रास्ते के अंदर कोई पत्थर मिलता है और हम उस पत्थर के टकरा जाते हैं तो हम तो आगे गिरते हैं लेकिन जो हमारा पैर है वो पीछे की ओर जाता है। तो ये क्या होता है, एक्शन रिएक्शंस लॉ होता है। प्रत्येक रिएक्शन की एक्शन के अपोजिट इंटर रिएक्शंस होती है।
अदर एग्जाम्पल मैंने आपको ये भी पढ़ाया था 11th के अंदर कि जैसे मान लो कि किसी बंदूक से गोली चली है ना, तो बच्चों गोली तो अपने टारगेट पे जाएगी आगे की तरफ, लेकिन हमारे झटका किधर लगेगा, पीछे की तरफ। तो प्रत्येक एक्शन के अपोजिट इंटर रिएक्शंस होती है, ये इसको फॉलो करता है क्या, कूलम्ब्स का वेक्टर फॉर्म। नोट कर लिया ना सभी ने। देखो आगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को फॉलो करता है ये बच्चों, है ना। उसके बाद आपके लिए एक बेस्ट इंफॉर्मेशन है कि जो इस बार के 2022 के एक्सपीरियंस है, उनकी जो एग्ज़ाम है आरबीएसई ने डिक्लेयर कर दी है, वो आपकी 3 मार्च से स्टार्ट होगी। ठीक है बच्चों, 3 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट होगी। यदि ड्यू टू थर्ड लहर कोविड पैंडेमिक की थर्ड वेव से नहीं आई तो, है ना, थर्ड मार्च से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी और आपके जो फॉर्म है वो फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे और 27 सितंबर तक वो भरे जाएंगे। कितने तक, 27 सितंबर तक। तो जिसको भी अपना 12th का फॉर्म अप्लाई करना है आरबीएसई बोर्ड से, वो 27 सितंबर उसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले कर दें, क्योंकि बच्चों लास्ट डेट का कभी वेट नहीं करना चाहिए। और एग्जाम को 3 मार्च का ही लेके, इट मीन्स मार्च फर्स्ट वीक का लेके हमें हमारा सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट करना है बच्चों, 15 फरवरी तक कंप्लीट करना है, ताकि कंप्लीट सिलेबस और रिवाइज, है ना। फिर हमें ओनली सॉल्व पेपर निकालने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।